चलो ध्यान दो। तो कल हम लोग कहाँ स्टार्ट किए थे? तो कल हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में जानकारी लिए थे कि इसके अंदर सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का डिफिनेशन रॉल्ड हैफमैन के सेंस में क्या है। उसने बताया था कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और अब तक से हमने लगभग 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं, जो कि मैन मेड या कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल है। ठीक है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा नेचुरल है और कुछ मैन मेड भी हम लोग एलिमेंट को प्रिपेयर किए हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको कि केमिस्ट्री जो है एक्चुअली ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर के किस बात को स्टडी करते हैं? तो उसके कंपोजिशंस के बारे में, उसके प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। या फिर हम कह सकते हैं कि इंटर कन्वर्शंस ऑफ वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अदर फॉर्म। इसके बाद हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री को हम मेनली 3 पार्ट में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास 11th में फिजिकल और कौन सा पढ़ना है जी? फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है। फिर हमने बताया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपका नहीं पढ़ना है। तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो केवल 6 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, बट आप बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको 7 चैप्टर आपको पहला पार्ट में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने कहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्या है। जैसे आप 3 पार्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री का आप देखेंगे 3 पार्ट केमिस्ट्री का जो आप 3 पार्ट पढ़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और थर्ड क्या है, ऑर्गेनिक। मेनली पार्ट 1 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटॉमिक लेवल्स, और क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर्स लेवल में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। यानी इसके अंदर हम लोग मैटर के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर्स लेवल को पढ़ते हैं। आप ये सिंपल कह सकते हैं। इसमें हम लोग मैटर के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इतना बार बार हम बोल रहे हैं कि मैटर, तो एक्चुअली मैटर होता क्या है? तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि मैटर का जो डिफिनेशन है, मैटर के डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आपका बुक हुआ, आपका पेन है, ठीक है, आपका टेबल है, ये सब क्या है जी? ये सब के सब मैटर है। ठीक है, तो एक क्रॉस क्वेश्चन उठना चाहिए कि ठीक है ये मैटर है, मैटर का आप डिफिनेशन बता रहे हैं कि एनीथिंग जो आपका ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस एंड हैव वॉल्यूम एंड हैव इट्स मास, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। तो एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तब नॉन मैटर किसको बोलते हैं? इसका अपोजिट भी तो हो सकता है।
तो नॉन मैटर किसको बोलते हैं? तो आप इसको कह सकते हैं कि नॉन मैटर में हम नॉन मैटर किसको बोलेंगे? जिसके पास कोई मास ना हो, नो मास, नो वॉल्यूम, या आप ये भी कह सकते हैं कि नो ऑक्युपाई स्पेस, नो ऑक्युपाइज स्पेस। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे आप कभी सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या एंगर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या आप किसी के इमोशंस में पड़ जाते हैं, लव अफेक्शंस वाले में चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो उसका मास थोड़े होता है। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? इमोशन, लव, एंगर, ठीक है, ये क्या होते हैं, एटसेट्रा। इसमें इन सब में ना तो आपको मास मिलेगा, कितना किलो का इमोशन है, ऐसा तो कुछ नहीं मिलता है, या फिर आपको ये कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, कितना स्पेस हमने रख रखा है, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते इतना गुस्सा हो गए, कई किलो, 5 किलो गुस्सा कभी आपने सुना है क्या? 5 किलो गुस्सा हो गए, 3 किलो गुस्सा हो गए, 4 किलो गुस्सा हो गए, ठीक है। 5 इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 ये आपका वॉल्यूम होता है ना जी, सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया? गुस्सा को ऑक्युपाई करके रखा है। आपने अभी ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो ये जो होते हैं, इसको ऐसे थिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फीलिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये फीलिंग्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैटर। तो मैटर में आप, मैटर और नॉन मैटर में आप ये बता सकते हैं कि मैटर जो होता है वो ऑक्युपाई करता है स्पेस, मतलब उसके पास वॉल्यूम होता है, उसके पास मास होता है, लाइक बुक, पेन और ये टेबल। लेकिन ये नॉन मैटर क्या होता है? जो इसके पास ना तो कोई मास होता है, ना तो कोई वॉल्यूम होता है, ना कोई ऑक्युपाई करता है ये स्पेस को। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैटर का कुछ क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जनरली हम लोग मैटर को क्लासिफाई 2 पार्ट में करते हैं, 2 बेसिस पर करते हैं। एक उसके फिजिकल के बेसिस पर, और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन किस पर करते हैं? जाहिर सी है कि इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पर। मतलब नहीं समझ में? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है, मैटर को हम लोग फिजिकल स्टेट के बेस पर हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो भी एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, आप बताएंगे कि जो हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का 3 पार्ट में, यानी सॉलिड, लिक्विड और थर्ड क्या होता है? गैस। इन तीनों का हम लोग क्लासिफिकेशन जो है उसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर करते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर करते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन जो होगा हम लोग कैसे करेंगे? तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हम लोग इसका मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन किस पर करते हैं? तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पर। ठीक है, ये इसको केमिकल कंपोजिशन के बेस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं? इसका
क्लासिफिकेशन हम करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैटर का, यानी 3 पार्ट में हम बांट रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हम लोग क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़े थे, डिटेल में भी मैं पढ़ाया था आप लोगों के स्कूल में। इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या क्या देखे थे, तो मैं बताया था आपको कि प्रॉपर्टीज़, फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने प्रॉपर्टीज़ के बेस पर क्या किया था, इनको क्लासिफाई किया था। मतलब प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था, जैसे मान लो हम लोग प्रॉपर्टी में बात किए थे शेप के बारे में। किसके बारे में? शेप के बारे में बताया था। तो मैं शेप के बारे में क्या बताया था कि सॉलिड का जो होता है शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, और गैस का भी नो फिक्स। यहां भी आप लिखेंगे गैस में भी नो फिक्स्ड। अब ये जो इनका शेप फिक्स्ड है, यहां नहीं है, ये सब होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सॉलिड में देखेंगे हाईली होता है, जिसके वजह से उसके एटम आपस में स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। लिक्विड में इससे थोड़ा, इसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में क्या होता है, लेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में। यही कारण होता है कि इसके एटम जो होते हैं फार डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, हमने उसके वॉल्यूम के बेस पर क्लासिफिकेशन किया था। वॉल्यूम में आपने क्या देखा था कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ भी आप लिखेंगे कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बट गैस का फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स्ड। यहाँ इसका फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या देखेंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है किस में जी, सॉलिड में। इससे कम यानी मॉडरेट कह सकते हैं आप, मॉडरेट आपको मिलेगा लिक्विड में, और सबसे कम आपको कहाँ पर मिलता है, तो आपको सबसे कम यानी वीक आप कह सकते हैं। वीक जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको गैस में मिलेगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जी, तो कंप्रेसिबिलिटी। कौन सी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या कि जिसको कंप्रेस्ड किया जा सके, जिसको दबाया जा सके। जैसे आप देखते हैं कि गैस को क्या किया जा सकता है, गैस को कंप्रेस्ड करके, जैसे नेचुरल सीएनजी गैस आपने देखा होगा, यानी एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस है ना, नेचुरल गैस है। उसको गैस को हम लोगों ने क्या किया है, उसको कंप्रेस करके किसी सिलेंडर के अंदर डाल दिया है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी बताती है कि इस कंप्रेसिबिलिटी के जब हम बेस पर बात करेंगे प्रॉपर्टी में, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो लेस कंप्रेसिबल होता है सॉलिड, लेस कंप्रेसिबल। इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है ये लिक्विड। ठीक है, लिटिल आप जिसको बोल सकते हैं, लिटल कंप्रेसिबल। और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, तो आप बताएंगे गैस, हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल।
ये आपको 3 चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन जो मैटर का किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस का ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, इसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने थोड़ा सा रिकैप आपको करा दिया ऑलरेडी। हालांकि हम लोग पढ़े थे, बट आप इसको भी जानें, चूँकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, तो इसको भी आपको जानना ज़रूरी होता है। एक चीज़ और आपने बताया था हमको, मैंने आपको बताया था कि जब सॉलिड होता है, कुछ इस तरह से मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड और आपको गैस, यानी सॉलिड को जब आप हीट कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और वही लिक्विड को फिर आप क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड को हीट कर देंगे, क्या, हीट जब कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और फिर इसी को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, क्या, कूल कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर, सॉरी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो। यानी इंटर कन्वर्सेशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक और मैंने आपको ट्राइंगल के केस में बताया था, ट्राइंगल में कि कन्वर्सेबिलिटी में ही बताया था। यहाँ पर मान लो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, यहाँ आपका सॉलिड है और ये आपका क्या है, गैस है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और फिर वहीं लिक्विड को हम लोग क्या कर देंगे, कूलिंग करने के बाद, यानी हीट कर दिए तो आप ये फ्यूजन में कन्वर्ट हो, फ्यूज करके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको ठंडा कर देंगे, कूल कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन बोलता है। और फिर गैस को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, कंडेंसेशन। और फिर सॉलिड को आप किस में, गैस में, या गैस को आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। ठीक है, ये मैं आपको क्लास 9 में बताया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि जब आप सॉलिड को हीट कर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। वही लिक्विड को हम दोबारा क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, तो लिक्विड फिर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सॉलिड में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशंस। फिर लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर देंगे हीटिंग करने के बाद, तो ये किस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और वही गैस को दोबारा हम क्या कर दें, ठंडा कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशंस। और जब सॉलिड डायरेक्ट किस में, गैस में या गैस सॉलिड में, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशंस बोलते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, कोई नहीं। अगला हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल, या आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, या फिर आप बल्क लेवल पर भी हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन जो है इसका 2 पार्ट में करते हैं। एक बोलते हैं प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अगला हम लोग क्लासिफिकेशन जो करेंगे,
अगला हम लोग देखेंगे एट द माइक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल। एट द माइक्रोस्कोपिक, एट द मैक्रो स्कोपिक, या आप बोल सकते हैं बल्क लेवल पर भी हम लोग क्या करते हैं, बल्क लेवल पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट द माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक है आपका प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या होता है आपका मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर। अब यहाँ पर है कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? तो अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, अ मटेरियल कंटेनिंग only one type of component या substance मीन्स प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? तो प्योर सब्सटेंस उसको बोलेंगे जो एक ही टाइप के मटेरियल से बना हो। ठीक है, जो एक ही टाइप के मटेरियल से बने होते हैं उसी को क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस उसी को प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और प्योर सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में बाय फिजिकल मेथड द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला आप बताएंगे कि एक ही टाइप के सब्सटेंस से मटेरियल क्या होगा, बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। दूसरा आप कि इसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा इसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दो पॉइंट, यानी फिजिकल मेथड द्वारा इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल, cannot be separated by the physical method। यानी आप फिजिकल मेथड के द्वारा इसको सेपरेट आप इस प्योर सब्सटेंस को नहीं कर सकते। सर एग्जांपल, एकदम एग्जांपल में जैसे एक ग्लास के अंदर वाटर लिए हैं, अब इसमें ध्यान देना है कि ये वाटर जो है एक ही टाइप के, वन टाइप के क्या बने हैं, सब्सटेंस से बने हुए हैं। यानी इसका केमिकल कंपोजिशन, या ऐसे भी कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन वो क्या है, सेम है। इसका मतलब नहीं समझ में, फिर से समझो। केमिकल कंपोजिशन का मतलब कि मान लो यहाँ का हम वाटर निकाल लें, इस पॉइंट का, दूसरे कलर से कर देते हैं। सपोज करो हमने इस बार यहाँ से वाटर को निकाला है, यहाँ पॉइंट से, इसमें भी आपको H2O ही मिलेगा। इस वन पॉइंट से आप निकालेंगे तो ये H2O ही रहेगा। या फिर आप यहाँ से भी अगर वाटर को निकाल रहे हैं ना इस 2 पॉइंट से, ये भी क्या रहेगा, H2O। तो क्या इस पूरे ग्लास के अंदर वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो जब सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब ये वाटर, जनरली वाटर करेंगे तो चाहे वाटर कोई भी वाटर हो, उसका केमिकल कंपोजिशन एकदम सेम रहेगा। हाइड्रोजन, यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है ना जी, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2, और ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के कितने होते हैं 60 ना, कट कर दोगे तो कितना 1:8 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, 1:8 के रेशियो में आपको हमेशा इसके अंदर मिलेगा। ये बात आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटे हुए हैं। ठीक है, इस प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्योर सब्सटेंस है प्योर सब्सटेंस जो है, इस प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट और दूसरा क्या है कंपाउंड। ठीक है, 2 पार्ट में एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा गया। एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो द प्योर सब्सटेंस दैट कंटेनिंग ओनली वन काइंड्स ऑफ द एटम। अब एलिमेंट में क्या होता है आप देखेंगे, केवल एक ही काइंड्स के एटम से मिलकर बनाता है। इट मेक्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। नहीं समझ में? फिर से ध्यान दो। मान लो ये क्या है, ये आयरन है। ठीक है, ये एलिमेंट किसका है? आयरन का एलिमेंट है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप पर ले गए, क्या देखे कि इसके जितने भी एटम्स हैं, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम किसके हैं? तो आप बताएंगे कि सारे के सारे जो एटम हैं वो किसके हैं? तो आयरन के ही हैं। ये सब में सारे के सारे एटम कौन किसके होंगे? तो आयरन के ही। आप लिखेंगे Fe, सब पर आप Fe लिखेंगे। ठीक है, ये सब कहने का मतलब क्या है? सब एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब तक आपने 118 एलिमेंट को क्या कर चुके हैं? डिस्कवर कर चुके हैं। कुछ मैन मेड है और कुछ क्या है? नेचर ने हमको दे रखा है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग एलिमेंट को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़े थे। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते कि इसको भी 3 पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं मेटल, नॉन मेटल और थर्ड आप पढ़ते हैं मेटलोइड। ठीक है, ये 3 आप पढ़ते हैं। मेटल में आप क्या देखेंगे? मेटल में आप देखेंगे आयरन को देखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम को देखेंगे, सोडियम को देखेंगे, ये सब मेटल है। नॉन मेटल में किसको देखेंगे? तो आप देखेंगे ऑक्सीजन को देखेंगे। और मेटलॉइड में किसको देखते हैं? तो मेटलॉइड के अंदर आप किसको देखते हैं? सिलिकॉन को देखते हैं आप, Si। ये सब क्या है? ये नॉन मेटलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या आपने देखा? सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो केवल एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इसको फिजिकल मेथड द्वारा हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी ये हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा थ्रू आउट क्या होगा? सेम होगा। यानी वाटर आप कहीं से भी निकालो वाटर ही मिलेगा। इसका 1:8 के रेशियो में ही आपको मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि अब इसको प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई किए हुए। एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो एलिमेंट जो होता है केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ये भी अब तक 118 एलिमेंट आप डिस्कवर कर चुके हैं। और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब आते हैं, अगला है मिक्सचर। मिक्सचर की अगला आपका ये कौन सा है? कंपाउंड देख लेते हैं। ठीक है ना, ये कौन सा है? कंपाउंड। एलिमेंट का आपने देख लिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड के बारे में अब क्या बताएंगे? ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट इसके अंदर क्या है? ये भी प्योर सब्सटेंस है, बट ये एक एटम से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनाता है। इट मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे
जैसे आप एग्जांपल में जब आप देखेंगे, जैसे वाटर है H2O है, तो इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर ये क्या बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब कंपाउंड जो होता है एक ही टाइप ऑफ एटम से नहीं मिलकर बना होता, बल्कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। इसको ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लेंगे। बाकी अगला जो है हम लोग कल देखेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, कल हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।